नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीपीएससी मेंस 2023 के फर्स्ट पेपर के तीसरे प्रश्न का उत्तर समझेंगे। यह प्रश्न 8 अंकों का है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। यूँ तो सरदार पटेल का हमारे राष्ट्र के इतिहास में व्यापक और बहुआयामी योगदान रहा है, लेकिन प्रश्न की मांग देश के एकीकरण में उनकी भूमिका की विवेचना पर केंद्रित है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, विवेचना का अर्थ होता है पूछे गए विषय के सभी पक्षों को समझकर तथ्यों और व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना। विश्लेषण, तार्किकता और परीक्षण विवेचना के मुख्य भाग होते हैं। इन्हें भी हम समय समय पर अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के क्रम में समझते रहेंगे। अभी देखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखा जाए। मैंने कोशिश की है कि निर्धारित शब्द सीमा में सभी मुख्य पक्षों को समाहित किया जा सके। संक्षेप में इसका इंट्रोडक्शन कई तरीकों से लिखा जा सकता है, लेकिन प्रश्न में जिस मुद्दे को प्रासंगिक बनाया गया हो उसी से अगर इंट्रोडक्शन को निकाला जाए तो तुलनात्मक रूप से बेहतर होता है। देखते हैं इस उत्तर को। स्वतंत्र भारत के समक्ष लगभग 565 बिखरी रियासतों को एकजुट कर अखंड राष्ट्र का निर्माण करना एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में सरदार पटेल की दूरदर्शी सोच और कूटनीतिक समझ की अहम भूमिका रही। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे क्योंकि हम उत्तर के मुख्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में अनुभव प्राप्त वल्लभ भाई पटेल ने देश के एकीकरण में विभिन्न तरीके अपनाए। आप सबको याद होगा कि सरदार पटेल ने देश के एकीकरण की प्रक्रिया में जितने भी प्रयास किए उन सभी को समेकित रूप में पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक या गाजर और छड़ी की नीति के रूप में जाना जाता है। मैंने जो आगे 3 हेडिंग दी हैं ये तीनों ही उस समेकित रणनीति के हिस्से हैं। इनमें से पहला प्रयास था या पहली रणनीति थी अनुनय एवं विनय की नीति। 15 अगस्त 1947 तक अधिकतर रियासतों को पारस्परिक समन्वय के आधार पर एक साथ लाया गया था, जैसे बड़ौदा, बीकानेर, ग्वालियर और पटियाला जैसी रियासतें इसमें शामिल थीं। दूसरी नीति थी प्रलोभन एवं सहयोग की नीति। इसके अंतर्गत प्रिवी पर्स, जिन्हें हम कुछ विशेषाधिकारों के रूप में जानते हैं, व्यक्तिगत संपत्ति के कुछ अधिकार और संवैधानिक नियमों में छूट जैसी पहलें शामिल थीं। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर का विलय कबीलाई हमले के दौरान सहयोग हेतु हस्ताक्षरित समझौते के आधार पर किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि जम्मू और कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे उस वक्त, उनके बीच में और केंद्र सरकार के बीच में एक विलय पत्र हस्ताक्षरित किया गया था अक्टूबर 1947 में, और उसी के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर को भारत संघ में शामिल कर लिया गया था। इसी क्रम में इनकी तीसरी नीति थी दंडात्मक कार्यवाही की नीति। इसके तहत हैदराबाद रियासत को शामिल किया गया था और यहाँ सैन्य बल का प्रयोग करके ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में चलाया गया और फाइनली 1949 में हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। ऐसे ही जूनागढ़ रियासत में थोड़ा दबाव बनाना पड़ा था और जनमत संग्रह कराकर फरवरी 1948 में ये प्रक्रिया संपन्न होती है और उसके बाद जूनागढ़ को भी भारत संघ में मिला लिया जाता है। इस प्रकार सरदार पटेल ने आम सहमति पर बल देते हुए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से भी परहेज नहीं किया था। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि पटेल जी ने नव स्वतंत्र देश को बाल्कनीकरण से बचाकर यानी टुकड़े टुकड़े होने से बचाकर एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में निर्मित करने में अविस्मरणीय भूमिका निभाई थी। इसी संदर्भ में उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और उनकी जयंती यानी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ मुझे एक एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ रहा था तो मैंने उसे ऐड किया है। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में इस तरह के पॉइंट आपको याद आएँ और उन्हें आप अपने उत्तर में मैनेज भी कर पाएँ तो ये काफ़ी प्रभावी माना जाता है। यहाँ ऐड किया है मैंने कि उनके सम्मान में स्थापित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वर्ष 2020 में शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है।
इस तरह से हम देखेंगे कि एक व्यापक विषय वस्तु वाले उत्तर को कम शब्दों में प्रश्न की मांग को समझते हुए निर्धारित शब्द सीमा और समय में अंकों के आधार पर हम किस तरह से व्यवस्थित रूप में लिख सकते हैं, इसका एक ये प्रयास था। धन्यवाद।